हेलो एवरीवन, माय नेम इज संप्रीत सिंह और आज हम बात करते हैं नेपोलियन बोनापार्ट के ऊपर। नेपोलियन जो कि एक फॉर्मर फ्रेंच एम्परर थे और जिन्होंने अपने दम पर पूरे यूरोप को लगभग आज से 200 साल पहले कॉन्कर किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट 15 अगस्त 1769 को पैदा हुए थे और 5 मई 1821 में उनकी डेथ हुई थी और उनकी पूरी लाइफ स्ट्रगल्स और कंट्रोवर्सी से भरी रही। उनका करियर एज अ मिलिट्री कमांडर स्टार्ट हुआ जो बाद में पॉलिटिकल लीडरशिप में ट्रांसफॉर्म होता है और फाइनली वो फ्रेंच एम्परर बनते हैं। वो आज तक एक सेलिब्रेटेड, कंट्रोवर्शियल और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिलिट्री कमांडर माने जाते हैं। उनकी स्ट्रैटेजीज इतनी इफेक्टिव थी कि उनकी मिलिट्री कैंपेन्स को आज तक मिलिट्री अकेडमीज में स्टडी किया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम एम्परर नेपोलियन को डिस्कस करेंगे, लेकिन इसे हम 3 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, राइज टू पावर, सेकंड, कंट्रोल ऑफ पावर एज द एम्परर एंड थर्ड, फॉल फ्रॉम पावर, एग्जाइल इन डेथ। और आगे बढ़ने से पहले आप इस टाइमलाइन को एक बार जरूर देख लें, यह आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। 1769 नेपोलियन का बर्थ ईयर, 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन। इस साल फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन होती है। ये 10 सालों तक चलती है, 1789 से 1799 तक। इसमें फ्रांस के लोग फ्रांस की मोनार्की के अगेंस्ट फाइट करते हैं। 1792 नेशनल कन्वेंशन के फॉर्मेशन। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन में बनी वो गवर्नमेंट थी जिसने फ्रांस की मोनार्की को ओवरथ्रो किया था। ये 1792 से 1795 तक एस्टैब्लिश रहती है। 1795 फ्रेंच डायरेक्टरी। ये नेशनल कन्वेंशन के डिसॉल्व होने के बाद बनने वाली फ्रेंच रेवोल्यूशन की गवर्नमेंट थी और ये 1795 से 1799 तक एग्जिस्ट करती है। 1799 फ्रेंच रेवोल्यूशन खत्म होता है, नेपोलियन फर्स्ट काउंसिल बनते हैं एंड 1804 नेपोलियन फाइनली फ्रेंच एम्परर बनते हैं। इस वीडियो में काफी सारे पॉलिटिकल टर्म्स हैं, वेरियस डेट्स हैं, तो कहीं भी अगर आपको कंफ्यूजन फील हो तो आप एक बार इस वीडियो के इस सेक्शन पर आकर जरूर देख लें, आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। नेपोलियन का बर्थ कॉर्सिका आइलैंड पर हुआ था और वो इटालियन नोबिलिटी के डिसेंडेंट थे। नेपोलियन को एज अ कैथोलिक बैप्टाइज किया जाता है, लेकिन नेपोलियन किसी भी तरह से रिलीजियस फेथ डेवलप नहीं कर पाते। कॉर्सिका फ्रांस के पास ही एक आइलैंड है। ये टेक्निकली तो फ्रांस का मेनलैंड पार्ट नहीं था, लेकिन इस पर फ्रांस का ही कंट्रोल था और ये फ्रांस से सिर्फ 105 माइल्स की दूरी पर है। मतलब कॉर्सिका एक तरह से फ्रेंच कॉलोनी था। आज कॉर्सिका नाम से कोई देश नहीं है और इसकी हिस्ट्री में हम नहीं जाएंगे। नेपोलियन के बचपन में उनकी मदर ने उन्हें डिसिप्लिन किया। नेपोलियन अदरवाइज एक बहुत ही रैम्बंशियस चाइल्ड थे। जरा सुनिए नेपोलियन ने इस एपिसोड के बारे में अपने वर्ड्स में क्या कहा है। बच्चे का भविष्य भाग्य हमेशा माँ का काम होता है। तो ये थे नेपोलियन के वर्ड्स। यहाँ पर ये बताना जरूरी है कि नेपोलियन ज्योग्राफी और हिस्ट्री में आउटस्टैंडिंग थे। दोस्तों, ये एक ऐसा ट्रेट है जो मैंने हर एक हार्डकोर नेशनलिस्ट के दिल में पाया है जिसने आगे जाकर दुनिया को जीता, चाहे वो अलेक्जेंडर हो या फिर हर हिटलर। इसके साथ साथ नेपोलियन की मैथमेटिक्स भी काफ़ी अच्छी थी और क्योंकि वो एक मॉडरेटली एफ्लुएंट बैकग्राउंड से आते थे तो उन्हें जो स्टडीज़ करने की अपॉर्चुनिटी मिली वो भी एक एवरेज कॉर्सिकन से कहीं ज़्यादा थी। कहीं ना कहीं ये उनके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज साबित होती है। नेपोलियन जब 9 साल के हुए तब वो पहली बार फ्रेंच मेनलैंड में आए। ऑटोन में एक रिलीजियस स्कूल में स्टडी किया और फिर उसी साल अपनी स्टडीज में काफ़ी अच्छे होने के कारण वो विद स्कॉलरशिप मिलिट्री स्कूल ब्रायन ले शैटो में ट्रांसफर हुए। इससे पहले वो एक कॉर्सिकन नेशनलिस्ट थे और कॉर्सिकन लैंग्वेज ही बोलते थे, लेकिन 10 साल के होने के बाद उन्होंने फ्रेंच में बात करना भी शुरू किया, मेनली क्योंकि अब वो प्रॉपरली फ्रांस के अंदर, उसकी बाउंड्रीज के अंदर आकर रह रहे थे। स्कूल में नेपोलियन कुछ ऐसे दिखते थे। साथ ही नेपोलियन के कुछ शॉर्ट कमिंग्स थी, वियर्ड एक्सेंट, बर्थ प्लेस, शॉर्ट स्टेचर, मैनरिज्म एंड इनएबिलिटी टू स्पीक फ्रेंच क्विकली। और इन सब की वजह से नेपोलियन को बाकी बच्चे स्कूल में बहुत बुली करते थे। एज अ रिजल्ट नेपोलियन बिकेम वेरी रिजर्व एंड मेलनकली एज अ चाइल्ड।
1784 में अपनी स्टडीज के कंप्लीट होने के बाद नेपोलियन को पेरिस के एकोल मिलिटेयर में एडमिशन मिलता है, जहां वो ग्रेजुएशन करने के लिए जाते हैं। उनके फादर साहब की डेथ के बाद नेपोलियन को पैसों की काफ़ी कमी आती है और उन्हें अपनी 2 साल की ग्रेजुएशन को सिर्फ 1 साल में पूरा करना होता है। इसके साथ ही वो एकोल मिलिटेयर से ग्रेजुएट करने वाले फर्स्ट कॉर्सिकन बनते हैं और जिनको खुद फेम्ड साइंटिस्ट पियर सिमोन लाप्लेस ने एग्जामिन किया था। और उनका योगदान लाप्लेस का योगदान मैथ्स, स्टैट्स, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी एंड फिलॉसफी जैसे मेजर सब्जेक्ट्स में रहा है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं नेपोलियन के करियर की। 1785 में अपनी ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद नेपोलियन को लाफेयर आर्टिलरी रेजिमेंट में सेकंड लेफ्टिनेंट बनाया गया। उन्होंने वैलेंस और ऑक्सॉन में 1789 तक सर्व किया। 1789 फ्रांस और वर्ल्ड हिस्ट्री में एक बहुत ही क्रिटिकल ईयर है, क्योंकि इसी साल फ्रेंच रेवोल्यूशन का ब्रेकआउट हुआ था। इस दौरान नेपोलियन अपने मेंटोर से मिलने के लिए लीव लेते हैं, जिनका नाम पास्कल पाउली था, और वापस कॉर्सिका जाते हैं। और पाउली का साथ नेपोलियन के फादर कार्लो बोनापार्ट ने कॉर्सिका की फ्रांस के अगेंस्ट लड़ाई में दिया था। और जिस कंट्री गवर्नमेंट के अगेंस्ट नेपोलियन के फादर कार्लो और नेपोलियन के मेंटोर पाउली ने मिलकर लड़ाई लड़ी थी, वो लड़ाई को हारने के बाद कार्लो ने उसी गवर्नमेंट के ऑफिस में एज एन एम्प्लॉय काम करना शुरू किया और पाउली को बाद में एक एग्जाइल झेलना पड़ा। और इससे पाउली की रिस्पेक्ट दोनों नेपोलियन और उनके फादर साहब कार्लो के लिए खत्म हो गई थी और इसीलिए उन्होंने नेपोलियन से मिलने के लिए साफ मना कर दिया। यहाँ पर एक और बात नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त तक भी नेपोलियन कॉर्सिकन के इंटरेस्ट के साथ ही थे, ना फ्रांस ना रॉयलिस्ट, सिर्फ कॉर्सिका। और यहाँ पर एक मजेदार वाकया होता है। नेपोलियन जेकोबिन के सपोर्टर बनते हैं, जिनके आइडियाज प्रो फ्रेंच कॉर्सिकन रिपब्लिकन्स के होते हैं। मतलब कॉर्सिका रिपब्लिक के वो लोग जो फ्रांस के साथ थे, ना कि कॉर्सिका रिपब्लिक के वो लोग जो फ्रांस की अगेंस्ट थे, जैसे कार्लो और पाउली। नेपोलियन का ये डिसीजन पाउली की पॉलिसी के और भी अगेंस्ट था, लेकिन ये नेपोलियन का एक बहुत ही स्मार्ट मूव था, क्योंकि कॉर्सिका के पास फ्रांस से compete करने के लिए प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं थे। एक लॉस्ट वॉर लड़ने का कोई फायदा नहीं है और ये नेपोलियन बहुत अच्छे से समझते थे। और इसी डिसीजन की वजह से उन्हें 1792 में रेगुलर आर्मी का कैप्टन बनाया जाता है। ये काफी हैरान करने वाला है, क्योंकि कुछ वक्त पहले नेपोलियन इसी आर्मी के अगेंस्ट कॉर्सिकन्स की तरफ से लड़ रहे थे। फाइनली कॉर्सिका अपने आप को फ्रांस से अलग करती है और ब्रिटिश से एक प्रोटेक्शन मांगती है। ये वो वक्त था जब फ्रांस और ब्रिटेन भी अभी आपस में लड़ रहे थे, और क्योंकि नेपोलियन पाउली की विशेस के अगेंस्ट काम कर रहे थे, इसलिए नेपोलियन की फैमिली को कॉर्सिका आइलैंड पर एक रेस्ट था और उनकी पूरी फैमिली ने आनंद फानंद में टोलोन, जो कि फ्रेंच मेनलैंड का ही एक पार्ट है, वहां माइग्रेट किया। अब बात करते हैं नेपोलियन की पहली मेजर विक्ट्री के बारे में, सीज ऑफ टोलोन। 1793 में नेपोलियन एक प्रो रिपब्लिकन पैम्फलेट पब्लिश करते हैं, जिससे एक रेवोल्यूशनरी ऑगस्टिन काफी इंप्रेस होते हैं। ऑगस्टिन रेवोल्यूशनरी बेस में एक हाई रैंकिंग ऑफिसर थे। वो नेपोलियन को रिपब्लिकन फोर्सेस का आर्टिलरी कमांडर और साथ में सीनियर गनर भी बनाते हैं और नेपोलियन टोलोन को सीज करने के लिए 1793 में 8 सितंबर को पहुंचते हैं। नेपोलियन ये प्लान करते हैं कि टोलोन की किसी एक हिल से ब्रिटिश पोर्ट एंड हार्बर पर हेवी बम्बार्डमेंट की जाए, जिससे वो ब्रिटिश को इवैक्यूएट कर पाए। टोलोन कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पर क्लियरली आप एक हार्बर देख सकते हैं जिस पर ब्रिटिश का कंट्रोल था, और साथ में कुछ हिल्स भी हैं जो नेपोलियन के प्लान को आगे बढ़ने में हेल्प करती हैं, जहां पर नेपोलियन अपनी फोर्सेस को कंसंट्रेट करते हैं और ब्रिटिश पर अटैक करते हैं। ये प्लान सक्सेसफुल होता है और टोलोन को सीज करने में उन्हें कामयाबी मिलती है। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी और अब नेपोलियन को कॉलोनल से ब्रिगेडियर जनरल बना दिया जाता है। इस वक्त नेपोलियन सिर्फ 24 साल के थे। नेपोलियन इसके बाद किंगडम ऑफ सार्डिनिया पर अटैक का प्लान करते हैं। यह फ्रांसी कैंपेन का पार्ट था और फर्स्ट कोएलिशन पर एक असॉल्ट। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि फर्स्ट कोएलिशन क्या है, क्योंकि आगे चलकर ऐसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और बहुत सारे कोएलिशन आने वाले हैं। साल 1800 के आसपास का ये वक्त कुछ ऐसा था जब फ्रांस कंटिन्यूअसली पावर गेन कर रहा था और इससे डरकर सभी आसपास की कंट्रीज आपस में अलायंस कर रही थी और सभी कंट्रीज का सिर्फ एक ही पर्पस था, डिफीट फ्रांस। इनफैक्ट इनकी लड़ाई फ्रांस को डिफीट करने की नहीं थी, बल्कि रेवोल्यूशनरी फ्रांस को डिफीट करने की थी। 1800 के आसपास वर्ल्ड ओवर में मोनार्की डिक्लाइन हो रही थी और एक्चुअल डेमोक्रेसी की फॉर्मेशन शुरू हुई थी। वो डेमोक्रेसी जिसको हम आज की सेंस में जानते हैं, आज की सेंस में पहचानते हैं। ब्रिटेन में रानी खानदान था, रशिया में ज़ार्स रॉयलिस्ट थे, जर्मनी में काइजर, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इन सबको मालूम था कि अगर किसी भी एक कंट्री में ऐसी रेवोल्यूशन आती है
तो एक ना एक दिन ये आग उनकी कंट्री को भी झुलसाएगी। और ऐसा हुआ भी, क्योंकि 1800 से 1950 के आते आते किंग्स, क्वींस और किंगडम का वर्ल्ड ओवर सिस्टमैटिक डिक्लाइन हुआ। दुनिया में अब मोनार्की कहीं पर भी नहीं बची है, और अगर कहीं है भी तो बस नाम की है, बहुत ही वीक एंड पावरलेस। यहाँ पर मैं थोड़ा सा डाइवर्जन लेकर आपको ये बता दूं कि ये वो वक्त था जब दुनिया में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी। 18th 19th सेंचुरी में दुनिया में हर देश पर किसी ना किसी मोनार्की का राज था, जिनको हम किंग्स या क्वींस या रॉयलिस्ट भी बोलते हैं। और सभी कंट्रीज में डेमोक्रेसी का राइज हो रहा था, मतलब सत्ता अब मोनार्की से निकलकर देश की पूरी जनता के हाथों में जाने वाली थी। इसका रीजन था अवाम का मोनार्की में ट्रस्ट ना होना। इनफैक्ट लोग अब मोनार्की से तंग आ चुके थे, थक और हार गए थे, और सत्ता मोनार्की से निकलकर लोगों के हाथों में आना एक बहुत ही इंटाइसिंग ऑप्शन था, जो लोगों में बहुत पॉपुलर हुआ। ऑब्वियसली मोनार्की यानी रॉयलिस्ट इससे परेशान थे। इनफैक्ट थैंक्स टू फ्रेंच रेवोल्यूशन मॉडर्न डेमोक्रेसी की शुरुआत फ्रांस से ही हुई थी, नहीं तो आज भी हम किसी ना किसी किंग, क्वीन, किंगडम के अंडर ही होते। अब दोबारा पॉइंट पर आते हैं। 1796 में नेपोलियन ऑस्ट्रियंस और इटालियंस को डिफीट करने में एक डिसाइसिव रोल प्ले करते हैं, और इसीलिए वो एक नेशनल हीरो बन जाते हैं। इसमें नेपोलियन चोटल होते हैं, और इसीलिए फ्रेंच आर्मी नेपोलियन के बैटल प्लान्स को एग्जीक्यूट करती है, जैसे बैटल ऑफ सार्जियो एंड सो ऑन। और ये सारी बैटल नेपोलियन के विक्ट्री लिस्ट में ऐड होती चली जाती हैं। अब हम बात करते हैं 13th वेंडेमार की। ये एक ऐसा इंसिडेंट है जो नेपोलियन को आगे चलकर इंस्टेंट फेम, वेल्थ एंड स्टेटस देगा। 1795 में नेपोलियन डेसिरी क्लैरी के साथ एंगेज होते हैं। आगे जाकर नेपोलियन क्लैरी के लिए रोमांटिक पोइट्री भी लिखते हैं, लेकिन इन दोनों की मैरिज नहीं होती। इसी साल 1795 में एक वॉर ऑफ वेंडी भी होती है। इसमें नेपोलियन को आर्मी ऑफ द वेस्ट असाइन की जाती है। ये एक सिविल वॉर प्लस रॉयलिस्ट काउंटर रेवोल्यूशन होता है, और नेपोलियन को इन्फैंट्री कमांड दी जाती है। ये ऑर्डर नेपोलियन के लिए और उनके हिसाब से काफ़ी छोटा था, जिसे नेपोलियन ने एक तरह से अपनी डिमोशन की तरह देखा। इसीलिए नेपोलियन अपनी तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर इसे अवॉइड करते हैं और दूर रहते हैं। और ये साल नेपोलियन के लिए काफ़ी खराब गुजरता है, क्योंकि इसी साल 15 सितंबर को नेपोलियन को जनरल्स इन रेगुलर सर्विस की लिस्ट से निकाल दिया जाता है। रीजन, वेंडी में सर्व ना करना। नो डाउट इससे नेपोलियन के करियर प्रॉस्पेक्ट्स ब्लीक हो जाते हैं और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी खड़ी हो जाती हैं। लेकिन इसी साल 3 अक्टूबर को कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। पेरिस के रॉयलिस्ट ने नेशनल कन्वेंशन पर वॉर डिक्लेयर किया। नेशनल कन्वेंशन फ्रांस की लेजिस्लेटिव बॉडी और फ्रेंच फर्स्ट रिपब्लिक से बना था, और इसी नेशनल कन्वेंशन ने मोनार्की को ओवरथ्रो भी किया था। ये 1792 से 1795 तक चली थी। इन अदर वर्ड्स, मोटे तौर पर ये फ्रांस के रॉयलिस्ट के सबसे बड़े आर्च एनिमीज थे। पॉल ब्रास, जो कि एक बहुत ही फेमस जनरल थे, वो नेपोलियन के कैलिबर को टोलोन से जानते थे। उन्होंने नेपोलियन को टुइलेरीज पैलेस को डिफेंड करने का असाइनमेंट दिया। ये वो पैलेस है जहां फ्रेंच रॉयलिस्ट रहते थे। नेपोलियन सिर्फ 3 साल पहले मैसेकर ऑफ द किंग्स स्विस गार्ड को अपने सामने देख चुके थे, तो उन्हें मालूम था कि अगर इसे आड़े हाथों नहीं लिया गया तो ये कितना डेंजरस हो सकता है। ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो मैसेकर ऑफ किंग्स स्विस गार्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। आप इन्हें देख सकते हैं। ये नेचर में काफ़ी ब्लडी थी, और स्विस गार्ड पर यह अटैक पूरी तरह से प्लान्ड और ऑर्गेनाइज था, एंड यस, बहुत सरप्राइजिंग भी। और इसे नेपोलियन हल्के में नहीं लेना चाह रहे थे, इसीलिए वो बेस्ट इन क्लास और लार्जेस्ट कैनन्स को मंगवाते हैं और फिर फायर करने का ऑर्डर देते हैं। इसमें 1400 रॉयलिस्ट इंसर्जेंट्स की जान जाती है और बाकी लोग भाग जाते हैं। नंबर्स डिस्प्यूटेड हैं, कुछ लोग कहते हैं 100 लोगों की जान गई, कुछ लोग कहते हैं 1400 लोगों की जान गई। एनीवेज, ये वो भीड़ थी जो ट्यूलेरीज पैलेस की तरफ बढ़ रही होती है, और इन कैनन्स को फायर करके नेपोलियन फ्रांस के रॉयलिस्ट और फ्रांस की गवर्नमेंट दोनों को ही सेव कर लेते हैं। यहाँ पर रॉयलिस्ट इंसर्जेंट्स का एपिसोड खत्म होता है और फ्रेंच रेवोल्यूशन भी मोर और लेस इस एपिसोड के साथ एंड हो जाती है। और साथ में ये पॉसिबल है कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो कि रॉयलिस्ट इंसर्जेंट्स को नेपोलियन मार भी रहे हैं और फ्रांस रॉयलिस्ट को सेव भी कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? एक्चुअली रॉयलिस्ट इंसर्जेंट्स वो लोग थे जो रॉयलिस्ट से इन्फ्लुएंस तो थे, लेकिन वो एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे जो रेडिकल लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जा रहा था। एनीवेज, ये एक बहुत ही आइकॉनिक सीन है जो काफी सारी मूवीज में रिप्रेजेंट भी किया गया है। आफ्टर ऑल, नेपोलियन ने लार्ज कैनन्स को फ्रांस की गलियों में लगवाकर फायर करने का ऑर्डर दिया था, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। किसी बैटलफील्ड में नहीं, फ्रांस की गलियों में, और वो भी अपने ही लोगों के अगेंस्ट यूज की गई थी। और इसके बाद नेपोलियन को फेम, वेल्थ, स्टेटस मिलता है, जिसे नेपोलियन अपने रोड टू एम्परर बनने के लिए बहुत ही इफेक्टिवली यूज करते हैं। और फाइनली इसके साथ ही न्यू गवर्नमेंट, जिसका नाम डायरेक्टरी या फ्रेंच डायरेक्टरी रखा जाता है, उसका एक एलीट मेंबर बनने का रास्ता भी क्लियर हो जाता है।
ये 1795 से 1799 तक एग्जिस्ट करती है। इसके आफ्टरमैथ में नेपोलियन पॉल बरास की फॉर्मर मिस्ट्रेस जोसेफिन के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व हो जाते हैं और 9 मार्च 1796 को दोनों की मैरिज हो जाती है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट इटालियन कैंपेन के बारे में। अपनी शादी के सिर्फ 2 दिन बाद नेपोलियन आर्मी ऑफ इटली की कमांड संभालने के लिए पेरिस से रवाना हो जाते हैं और वो इटली के बाद ऑस्ट्रिया, वेनिस और हैब्सबर्ग सभी को कॉन्कर करते हैं। मैं इन सभी बैटल्स को डिस्कस नहीं कर सकता हूं, लेकिन इनमें कैस्टिग्लियन, बेसानो, आर्कोल एंड रिवोली का नाम सबसे ऊपर आता है। यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि अलेक्जेंडर और जूलियस सीजर नेपोलियन के फेवरेट वॉरियर्स थे। वो उनके वॉर स्टाइल्स को बहुत स्टडी करते थे और कोशिश करते थे कि उन्हें अपने वॉर स्ट्रैटेजीज के अंदर यूज कर सकें। नेपोलियन की फेवरेट वॉर स्ट्रैटेजी थी एनवेलोपमेंट स्ट्रैटेजी। इसमें नेपोलियन की आर्मी ओपोनेंट को चारों तरफ से घेर कर मारती है और एक एक करके बैटल जीतने के बाद नेपोलियन फ्रेंच पॉलिटिक्स में काफी पॉपुलर हो गए। लेकिन नेपोलियन वॉर और इन्वेजन के साथ अब इन्वेडेड कंट्रीज की वेल्थ लूट कर लाने भी लगे थे। जैसे इसे देखिए, ये है हॉर्सेस ऑफ सेंट मार्क और ये वेनिस में सेंट मार्क्स बेसिलिका के पोर्ट्स पर लगे हुए थे। ये नेपोलियन अपने साथ ले आए। इटली से $45 मिलियन फंड के रूप में और $12 मिलियन ज्वेल्स और प्रेशियस आइटम्स के रूप में ले आए। साथ में 300 से ज्यादा प्राइसलेस पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स भी। इस वक्त तक नेपोलियन फ्रांस के बाहर ही थे और फाइनली नेपोलियन ने फ्रांस की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को देखते हुए पियरे को पेरिस भेजा और कू कमिट करवाया। कू का मतलब होता है कि एक एस्टैब्लिश्ड और रूलिंग गवर्नमेंट को इलीगली और बाय फोर्स हटाना। इन सब के बावजूद नेपोलियन जब दिसंबर 1797 में पेरिस लौटते हैं तो लोग उनका हीरो की तरह वेलकम करते हैं और फिर वो ब्रिटेन इन्वेजन के लिए प्रिपेयर करते हैं। अब आता है हमारा इजिप्शियन एक्सपेडिशन। अभी तो मैंने कहा कि नेपोलियन ब्रिटेन इन्वेजन के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो ये इजिप्ट कहां से आ गया? एक्चुअली ब्रिटिश रॉयल नेवी बहुत स्ट्रांग थी और ये बात नेपोलियन जानते थे, इसलिए ब्रिटेन पर इन्वेजन करने से पहले उन्होंने कुछ और टैक्टिक्स लिए। उन्होंने पहले इजिप्ट को सीज करने का प्लान किया जिससे वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट के किंग्स एंड प्रिंसेस से रिलेशन एस्टैब्लिश कर पाए, इंडिया तक एक लैंड ट्रेड रूट क्रिएट करें और इस तरह से वो ब्रिटेन की प्रेजेंस को इंडिया में प्रॉपर्ली अंडरमाइन कर पाए और इंडियन किंग्स के साथ मिलकर फाइनली ब्रिटेन पर एक सक्सेसफुल अटैक लॉन्च करें। इस प्लान को फ्रेंच डायरेक्टरी का अप्रूवल भी मिलता है और यहाँ पर बहुत सारी वॉर्स होती हैं, लेकिन सबसे आइकॉनिक है बैटल ऑफ पिरामिड्स। और इसके साथ ही इजिप्ट का फ्रेंच इन्वेजन पूरा होता है। यहाँ पर नेपोलियन की एक बहुत ही आइकॉनिक पेंटिंग है जिसमें स्फिंक्स के सामने वो घोड़े पर सवार नजर आ रहे हैं। इसे जीन लियोन ने 1886 में बनाया था और इस आइकॉनिक सीन को नेपोलियन मूवी में भी दिखाया गया है, जिसमें आपको ये दिखाया जाएगा कि नेपोलियन पिरामिड्स पर कैनन फायर करते हैं। ये एक मैटर ऑफ डिस्प्यूट है और इसकी वेरासिटी अभी तक मिस्टीरियस बनी हुई है। अब बात करते हैं नेपोलियन एज अ रूलर ऑफ फ्रांस। इजिप्ट इन्वेजन के पूरे वक्त नेपोलियन फ्रांस की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन से अपडेटेड थे। सेकेंड कोएलिशन में फ्रांस को कई डिफीट्स का सामना करना पड़ा था क्योंकि फ्रांस में कोई एक्चुअल में प्रॉपर और स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं था। नेपोलियन को ये नागवारा था, इसलिए वो फ्रांस का रुख करते हैं, लेकिन जब तक वो फिर से फ्रांस पहुंचते हैं तो फ्रांस की कुछ रीसेंट विक्ट्रीज से फ्रांस थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर एक बात आपको बतानी बहुत जरूरी है कि फ्रेंच डायरेक्टरी नेपोलियन को वापस आने का ऑर्डर तो देती है, लेकिन उन दिनों पुअर लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन होने की वजह से नेपोलियन के फ्रांस के लिए रवाना होने के बाद ये मैसेज उनके इजिप्ट कैंपेन तक पहुंचता है। टेक्निकली नेपोलियन को ये मैसेज कभी मिला ही नहीं, लेकिन फिर भी वो बैटल को बीच में छोड़कर वापस आए एंड आउट ऑफ कंसर्न्स फॉर फ्रांस ऑफ कोर्स। और टेक्निकली फ्रेंच डायरेक्टरी ने नेपोलियन को वापस बुलाया था, लेकिन वो मैसेज नेपोलियन तक कभी पहुंचा ही नहीं। इसलिए जब नेपोलियन फ्रांस पहुंचते हैं तो यही डायरेक्टरी जो उनके प्रेजेंस मांग रही थी, अब नेपोलियन पर बैटल डिजर्शन यानी लड़ाई से डरकर भागने का बेकार सा आरोप मढ़ती है और उन्हें पनिश करने की कोशिश करती है। लेकिन इस सबको कोई फायदा नहीं होता क्योंकि फ्रेंच डायरेक्टरी अवाम के बीच में बहुत ही अनपॉपुलर थी और बहुत वीक भी। इनफैक्ट ऑल्दो नेपोलियन का अटैक इजिप्ट में उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ था, येट नेपोलियन को अगेन सराहा जाता है और उनकी पॉपुलैरिटी और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। इन सभी का आफ्टरमैथ ये होता है कि नेपोलियन और उनके कुछ की पीपल जैसे टैलीरैंड फ्रेंच डायरेक्टरी को 9 नवंबर को कू करके हटा देते हैं और नेपोलियन 10 सालों के लिए फ्रांस के फर्स्ट काउंसिल बनते हैं। प्लीज नोट कि फ्रांस मोनार्की 1795 तक ऑलमोस्ट रिमूव कर दी गई थी और अब फ्रांस में एक गवर्नमेंट थी जिसे फ्रेंच डायरेक्टरी कहा गया था। वैसे दोस्तों, 9 नवंबर हिस्ट्री में एक बहुत ही स्पेशल डेट है। हिटलर की लाइफ में कुछ की इवेंट्स हुए थे, वो सारे भी 9 नवंबर को रिलेटेड थे। फर्स्ट काउंसिल बनने के साथ साथ वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ईयर
को भी पास करवाते हैं, जिसको नेपोलियन खुद लिखते हैं और वो अपने आप को सारी पावर्स देते हैं और एक डिक्टेटरशिप को एस्टैब्लिश करते हैं। लेकिन ये डिक्टेटरशिप बाय फोर्स नहीं थी। इनफैक्ट इस कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इलेक्शंस हुए थे और 30 लाख लोगों ने इसके फेवर में वोट दिया था और सिर्फ 1500 ही इसके ऑपोजिशन में थे। और इसे मार्टिन लायन के इमॉर्टल वर्ड्स में डिक्टेटरशिप बाय प्लेबिसाइड बोला गया है। वैसे तो ये प्लेबिसाइड रिग्ड था, लेकिन इसके स्पेसिफिक्स में अभी हम नहीं जाएंगे। और इसके साथ ही फ्रेंच डायरेक्टरी, रेवोल्यूशन, फ्रेंच रॉयलिस्ट सब खत्म हो जाते हैं और फर्स्ट फ्रेंच कॉन्सुलेट एस्टैब्लिश होती है। इसके बाद नेपोलियन बैक टू वर्क आते हैं, मतलब एज यूजुअल बैटल्स करना। और इसके बाद वो ऑस्ट्रियन से बैटल करते हैं। ये थी बैटल ऑफ मैरेंगो और यहाँ पर नेपोलियन ऑस्ट्रियंस को हराकर नॉर्दर्न इटली को कॉन्कर करते हैं। बवेरिया से होते हुए होहेनलिंडर को भी कॉन्कर करते हैं और ऑस्ट्रियंस के फॉल के साथ ट्रीटी ऑफ लिनेवेल साइन की जाती है। फ्रांस और पावरफुल होता है, बाकी सभी कंट्रीज वीक। इतने सालों से लगातार वॉर के बाद अब आते हैं हम टेम्परेरी पीस इन यूरोप पर। वॉर से परेशान ब्रिटेन और फ्रांस दोनों 1802 में ट्रीटी ऑफ एमियंस साइन करते हैं। नेपोलियन की पॉपुलैरिटी ऑल टाइम हाई होती है, फिर से एक प्लेबिसाइड होता है और अब इस कॉन्सुलेट को परमानेंट कर दिया जाता है, मतलब नेपोलियन डिक्टेटर फॉर लाइफ बन जाते हैं। इस पीस के साथ नेपोलियन अपने आप को रीआर्म करते हैं और फर्दर एक्सपेंशंस प्लान करते हैं, लेकिन एक्सपेंशंस के लिए फंड्स की कमी के चलते वो एक बहुत ही भारी डिसीजन लेते हैं जो काफी गलत साबित होता है। साल 1802 थ्रू आउट फ्रेंच कॉलोनीज स्लेवरी को रीइंस्टेट किया जाता है, जिसे सिर्फ 8 साल पहले 1794 में बैन किया गया था, उसको रीइंस्टेट किया जाता है। और उसके बाद जितनी भी फ्रेंच कॉलोनीज होती हैं उन सब के अंदर स्लेव रिवोल्ट शुरू हो जाता है। इससे नेपोलियन को इतना नुकसान होता है कि उन्हें लुजियाना को बेचना पड़ता है ताकि वो वॉर लॉस को फंड्स के रूप में थोड़ा कम कर पाए। लुजियाना यूएस का ही एक पार्ट है। Isn't that funny? यूएस का एक पार्ट एक वक्त पर खरीदा और बेचा गया था उस वक्त के $15 मिलियन में। क्या आपको पता है कि इंडिया में कश्मीर को भी खरीदा और बेचा गया था ब्रिटिश के द्वारा, ऑफ कोर्स, 75 लाख नानकशाही रुपीस में। एनीवेज, ये पहली बार था जब नेपोलियन ने ओपनली और पब्लिकली अपनी डिफीट को एक्सेप्ट किया। अब आते हैं फ्रेंच एम्पायर। ट्रीटी ऑफ एमियंस जो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में 1802 में हुई थी, वो सिर्फ 1 साल स्टैंड करती है और 1803 में ब्रिटेन फ्रांस पर कुछ कॉम्प्लिकेशंस के चलते वॉर डिक्लेयर करते हैं। इसके साथ साथ नेपोलियन पर बहुत सारे असैसिनेशन अटेम्प्ट्स को भी प्लान किया जाता है। नेपोलियन इन्हीं फील्ड असैसिनेशन अटेम्प्ट्स को बेसिस बनाकर रोमन मॉडल पर बेस्ड एक इंपीरियल सिस्टम को क्रिएट करते हैं। रोमन मॉडल का मतलब है कि अब एम्परर को भगवान की तरह देखा जाएगा और लोग इस इवेंट के लिए इतने उत्साहित होते हैं कि 36 लाख लोग इस रेफरेंडम में वोट डालने के लिए आते हैं और नेपोलियन फ्रांस के एम्परर बनते हैं विद 99% ऑफ पीपल वोटिंग इन फेवर, जो कि एक बहुत सिग्निफिकेंट परसेंटेज है। आइए सुनते हैं मैडम जी डी मूसेट के शब्दों में इस पूरे एपिसोड की कहानी। हिस्टोरियन मैडम जी डी मूसेट कहती हैं, फ्रांस की क्रांति की उथल पुथल से थके हुए लोग एक योग्य शासक के प्रभुत्व की तलाश में थे और लोगों को काफी ईमानदारी से विश्वास था कि बोनापार्ट चाहे सरकारी राजदूत बने या सम्राट, वो अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे और फ्रांस के लोगों को अराजकता के खतरे से बचाएंगे। तो ये थे मैडम के कुछ वर्ड्स। और अब आते हैं नेपोलियन के कोरोनेशन पर। इतनी सारी बैटल्स और जद्दोजहद के बाद फाइनली नेपोलियन फ्रांस के एम्परर बनते हैं। नेपोलियन की कोरोनेशन सेरेमनी 2 दिसंबर 1804 को नोटर डैम डी पेरिस में आयोजित की जाती है। ये एक बहुत ही मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग है जो आज भी फ्रांस से प्रेजेंट है और इस कैथीड्रल में फ्रांस की बहुत सी फेमस पर्सनालिटीज के मेजर इवेंट्स हो चुके हैं और आज भी होते हैं। कोरोनेशन सेरेमनी 3 घंटे चली थी और ऐसा कहा जाता है कि लोगों के लिए काफी बोरिंग थी। इस सेरेमनी में नेपोलियन के लिए 2 क्राउन्स आए थे, जैसे कि आप इस विजुअल रिप्रेजेंटेशन में देख सकते हैं। एक है गोल्डन लॉरल रीथ जो कि रोमन एम्पायर को रिकॉल करने के लिए रिप्रेजेंट किया गया था और दूसरा है शार्लेमेन्स का क्राउन। इस कोरोनेशन के साथ नेपोलियन सीरीज का हमारा फर्स्ट पार्ट कंक्लूड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि नेपोलियन ने फ्रांस का एम्पायर बनने के बाद क्या क्या किया। I will see you in the next video and I hope that you like the video too. You have a very nice day. Bye.